अविन्या एक ऐसा नाम जो संस्कृत से लिया गया है, उसके सेंटर में IN है यानी इंडिया है, उसका मतलब है इनोवेशन। और टाटा मोटर्स ने जब इसे पेश किया है अपनी अगले जनरेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लेटफॉर्म के तौर पर, तो एक बड़ा मैसेज हमें ज़रूर नज़र आता है। उसके पीछे क्या सोच है, भविष्य क्या है और कंपनी इसके बारे में क्या क्या प्लान लेके आ रही है, इसके बारे में डिटेल से बात करने के लिए हमारे साथ हैं खुद MD टाटा मोटर्स पैसेंजर कार्स शैलेश चंद्रा जी। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश, हमसे बात करने के लिए आपने वक्त निकाला। पहला सवाल, जैसा इंट्रो में ही मैंने बोला, ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा और क्या है अविन्या के लाने को लेकर? अगर अविन्या, जैसे आपने बोला, अविन्या मतलब संस्कृत में बोलते हैं इनोवेशन को। और हमारी सोच अविन्या को लाने की ये थी कि ये एक ग्लोबल प्रोडक्ट हो विद स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, लेकिन ये इंडिया से बनी हो। तो ये अगर अविन्या, अगर इंग्लिश में देखें तो बीच में IN आता है। तो एक तो ये भारतीय ओरिजिन की चीज़ हो गई और दूसरा कि ये इनोवेशन से ये मतलब रखती है। तो ये सोच के साथ हम लोगों ने अविन्या नाम रखा था। अब अगर प्रोडक्ट की बात करें या कॉन्सेप्ट की बात करें, तो ये हम एक ट्रेंड देख रहे हैं कंज्यूमर्स की और एक लाइफस्टाइल की, कि लोग का रुझान जो है वेलनेस ऑफ माइंड एंड बॉडी की तरफ ज़्यादा है। तो और दूसरा, पहला ये चीज़ था, और दूसरा हमने ये देखा कि लाइफस्टाइल जो लोगों की है आज के दिन में डिजिटल है। राइट, आप कोविड के बाद और ज़्यादा डिजिटल डिवाइसेस पे लोग आज के दिन में आ गए हैं। तो जो आप घर में एक्सपीरियंस करते हैं और ऑफिस में एक्सपीरियंस करते हैं, उसमें एक डिसकंटिन्यूटी आती है ट्रैवल में। तो हम लोगों ने सोचा कि ये एक्सपीरियंस को जब अगर हम लोग एक प्योर EV ला रहे हैं, जो अविन्या का बेसिक जो आर्किटेक्चर है वो एक प्योर EV है, जिसमें सारी लिमिटेशंस जो थी एक कन्वेंशनल पेट्रोल या डीजल इंजन लाने की, कि आपको इतना स्पेस देना होगा, वो सब लिमिटेशंस हटने के बाद सेम फुटप्रिंट के लिए हम एक ज़्यादा स्पेस दे सकते थे अंदर। इसलिए हम लोग इन केबिन एक्सपीरियंस को और अच्छा कर सकते थे। तो उस आइडिया के साथ हमने इनोवेट किया है 3 चीज़ों में। पहला तो आर्किटेक्चर जो है ये प्योर EV है, जिससे आपको पॉसिबिलिटी हो जाती है ज़्यादा रूमीनेस और स्पेशियसनेस देने की। दूसरा, इस फ्रीडम के साथ हमने एक नई तरह की डिज़ाइन की है, इसकी लुक, जो एक्सटीरियर लुक है या इंटीरियर लुक है। और तीसरी है जो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़ या तकनीक आ रही हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, कनेक्टेड कार्स या ADAS की बात करें, तो इन सब चीज़ों को यूज़ करके हम लोग वो 2 चीज़ जो आज के दिन में वेलनेस ऑफ माइंड एंड बॉडी और जो एक कंटिन्यूटी चाह रहे हैं लोग घर और ऑफिस के बीच में, अपनी लाइफस्टाइल की कन्वीनियंस, कंफर्ट और कनेक्टिविटी सेम रहे कार के अंदर, ये सारी चीज़ जो है अविन्या के सोच के भीतर गई है। और इसमें जो प्रेजेंटेशन के वक्त एक और चीज़ जो साफ महसूस हो रही थी या नज़र आ रही थी, आपने शायद उस पर स्ट्रेस भी दिया कि ये ग्लोबल प्रोडक्ट आप इसको बनाना चाहते हैं। तो ये क्या टाटा मोटर्स का वैसा प्रोडक्ट होने वाली है जो दुनिया भर में आप बेचने की या प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे? तो जैसा मैंने शुरू में बोला कि ये प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट ही बनाया गया था कि एक ग्लोबल प्रोडक्ट होगी जिसमें सारी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज दी जाएंगी, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की टेक्नोलॉजी हो या जो नई टेक्नोलॉजीज़ हम लोग देख रहे हैं, कनेक्टेड कार, ADAS, और जिसमें जो एक्सपीरियंस से ज़्यादा इंट्यूटिव हो, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग से वो खुद ही समझे कि उसे क्या करना है और इंटरेक्शन एक अलग तरीके की हो जाए। ये वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, और अगर ये वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं तो हमारी जो एम्बिशन है वो भी ग्लोबल होनी चाहिए। पहले जो था हमारे पास लिमिटेशंस इसलिए थी क्योंकि एक कन्वेंशनल वर्ल्ड में एमिशन नॉर्म्स अलग हुआ करती थी। भारत में उससे 2 एमिशन नॉर्म ज़्यादा हुआ करती थी एक डेवलप्ड वर्ल्ड में। वो सब लिमिटेशंस भी ख़त्म हो चुकी है। EV में सब एक पेज पर हैं, आज के दिन में सब एक ही लेवल पर हैं। और चूँकि जैसा हमारे चेयरमैन ने भी कहा उस मैसेज में, आपने देखा होगा कि कारें अब सॉफ्टवेयर ऑन व्हील्स हैं, और सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी कैपेबिलिटी भारत में है। तो हम लोग यहाँ से एक ग्लोबल प्रोडक्ट बनाएंगे जिसको हमारा एम्बिशन होगा कि मैं। तो इसमें किसी तरह से आपकी जो JLR है टाटा मोटर्स की, क्या उसका भी सहयोग होगा या कुछ शेयरिंग होगी, या उस लेवल पे भी आप सोच रहे हैं जहाँ पर ये प्रोडक्ट? देखिए, हमारे दोनों कंपनीज़ के बीच में नॉलेज शेयरिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, और हम लोग बीच बीच में ये भी देखते हैं कि कहाँ पर हम लोग टेक्नोलॉजी शेयर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए
बात हुई इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक आर्किटेक्चर की, तो हम लोग उस एरिया में भी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि अगर कॉमनैलिटी हो सकती है या एटलीस्ट कॉन्सेप्चुअली हम लोग उन चीज़ों को ले सकते हैं। तो ये चीज़ हम लोग ऑन गोइंग ये एफर्ट है, और अविन्या में उसको हम लोग इनकॉर्पोरेट करेंगे कि नहीं, ये एक्सप्लोरेशन के बाद ही पता चल पाएगा। ओके और जो हमारे व्यूअर्स सबसे पहले जानना चाहेंगे ऑब्वियसली कि पहला प्रोडक्ट कब तक आएगा और किस, क्योंकि आपने ये बोला कि ये प्लेटफॉर्म या एक बुनियाद होगी जिसके ऊपर अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनेंगे। पहला प्रोडक्ट कब और कौन सा हो सकता है? पहला प्रोडक्ट 2025 में लाने का हमारा टारगेट है, और जो प्रोडक्ट आपने यहाँ देखा पहला प्रोडक्ट वही होना चाहिए, ऐसा हम लोग सोच कर चल रहे हैं। और एक और सवाल जो जब हमने इसे सोशल मीडिया पर डाला इस खबर को, तो पहला जो रिएक्शंस ये भी आ रहे थे कि अभी आपने कर्व पेश की जो जेन 2 थी, अब ये जेन 3 आपने विनिया पेश किया, तो ये बैक टू बैक आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आपकी क्या फ़िलॉसफी है इसके पीछे? देखिए, हम अपने ग्राहकों को एक मैसेज देना चाहते थे कि हम लोग पूरी इलेक्ट्रिक व्हीकल की इवोल्यूशन को किस तरीके से देख रहे हैं, और हमारा प्लान जो है एक जनरेशन 1 टू जनरेशन 2 टू जनरेशन 3 में किस तरह की प्रोडक्ट आएंगी। जैसे आज के दिन में अगर जनरेशन 1 में देखें तो हमारे 2 प्रोडक्ट हैं, नेक्सॉन ईवी और टिगोर ईवी। जनरेशन 2 का पहला कॉन्सेप्ट हमने कर्व दिखाया, और जनरेशन 3 का हमने पहला प्रोडक्ट देखा। ये 4 प्रोडक्ट हुई, लेकिन हमने 10 प्रोडक्ट कमिट किया है इसके बीच। तो इसका मतलब ये है कि जेन 1 जेन 2 के बीच में भी प्रोडक्ट आएंगे इस दौरान, और जेन 2 जेन 3 के बीच में भी प्रोडक्ट्स आएंगे इस दौरान। तो ये सारी 10 प्रोडक्ट जो हैं इस बीच में फिल करेंगी, लेकिन हर जनरेशन प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग कस्टमर सेगमेंट्स को डिपेंडिंग ऑन उनकी अफोर्डेबिलिटी लेवल क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट, फीचर स्पेसिफिकेशन के इसमें क्या रहेंगी, उसके हिसाब से अलग अलग अफोर्डेबिलिटी लेवल पे अलग अलग बॉडी स्टाइल्स में अलग अलग स्पेसिफिकेशन रेंज ये सब के कॉम्बिनेशन में आएंगी, ताकि जिसको एक अफोर्डेबल कार खरीदनी है उसको अफोर्डेबल कार मिले, जिसको पूरे एक्सपीरियंस वाली कार लेनी है वो एक्सपीरियंस वाली कार ले पाए। तो ये प्लेथोरा ऑफ चॉइस हम देना चाहते हैं अपने कस्टमर्स को, और उसमें से वो पिक कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा बैरियर जो आज के दिन में इलेक्ट्रिफिकेशन में इज़ लैक ऑफ चॉइसेस। तो ये पूरी रेंज देना चाहते हैं हम। तो इस 10 जो प्रोडक्ट्स हैं, उम्मीद है उसमें सियरा भी बहुत जल्द हो, क्योंकि बहुत सबसे ज़्यादा सवाल जब हमने इस इवेंट के बारे में जानकारी, सबसे पहले सवाल वही आया था कि उसी का लॉन्च तो नहीं है। तो उम्मीद है वो भी है, लेकिन सवाल एक इसी से जुड़ा हुआ नेक्स्ट ये भी होगा कि आप जेन 2 जेन 3 की बात करें, जेन 1 की बात करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चर के तौर पर आपका जो प्रदर्शन है वैसे ही अच्छा है। यहाँ पे पेट्रोल डीजल को कहाँ देखती है टाटा मोटर्स? देखिए, अगर इस दशक को आप देखें तो इस दशक के अंत तक जो भारतीय सरकार ने एक विजन दिया है, वो 30% गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक हों प्राइवेट सेगमेंट में जो कारें हैं, और पब्लिक सेक्टर में ये 100% हो, ऐसा टारगेट दिया है। हमारा इससे ज़्यादा एम्बिशन है टाटा मोटर्स में, लेकिन ये भी रियलिटी है कि चूँकि इकोसिस्टम जो है इतनी तेज़ी से डेवलप नहीं कर सकता है, जो सप्लायर कैपेसिटीज़ हैं, जो कैपेसिटीज़ लानी हैं कंपोनेंट लेवल पे, सेल लेवल पे, माइनिंग कैपेसिटीज, सारी चीज़ अगर देखें तो इसका एक प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन होगा। इसलिए डिमांड तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन इकोसिस्टम को इवॉल्व करने में एक टाइम लगेगा जो लॉजिकल टाइम है। तो इसका मतलब है कि दशक के अंत तक भी 50 से 70% आपकी आइस व्हीकल्स रहेंगी, आईसी इंजन व्हीकल्स इसको कहते हैं, पेट्रोल और इसकी। उसमें हम लोग सोचते हैं क्योंकि दोनों जब रहेंगी तो मुझे दोनों में रहना होगा, इसलिए हमने 2 कंपनियां भी फॉर्म की। अगर आप देखें, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स जो कि आईसी इंजन गाड़ियों पर फोकस करेंगी, और इलेक्ट्रिक व्हीकल की कंपनी अलग है हमारी। सो वो कंपनी की फोकस जो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल है, जो आइस व्हीकल्स पे फोकस कर रही हैं, उनका अटेम्प्ट ये होगा कि मैं कैसे ज़्यादा इको फ्रेंडली व्हीकल्स को लाऊं जी। और ये कोशिश इधर रहेगी कि हम लोग इलेक्ट्रिफिकेशन को और तेज़ी से बढ़ाएं, ताकि ये परसेंटेज जो ज़ीरो एमिशन टेक्नोलॉजीज़ की हैं वो ज़्यादा हो पाए। तो अगर हम मार्केट या जो कंजर्वेटिव उम्मीद है 30% की, टाटा मोटर्स उससे ज़्यादा अग्रेसिव दिखेगी, और 50-50 या 70। बिल्कुल, पहले अभी हमने अगले 5 साल का टारगेट फिक्स किया है कि 20 से 25% हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का पेनिट्रेशन करें, और अगले 5 साल में अगर हम लोग 20-25% कर सकते हैं तो इससे काफ़ी ज़्यादा हम लोग करेंगे
इस दशक के अंत तक। अभी हाल फिलहाल में हमने देखा था कि ग्रोथ तो हुआ है ईवी के इकोसिस्टम की आप बात कर रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके छोटे छोटे जो चाहे वो सॉफ्टवेयर लेवल या नेटवर्क लेवल या मेंटेनेंस लेवल समस्याएं जो हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनर्स को डे टू डे बेसिस के ऊपर परेशान कर रही हैं। अब आने वाले 3 से 4 साल में आप उसे किस तरह से बदलता हुआ देखते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें आप लेंगे, एक तो रॉ मटेरियल की भी बात थी और दूसरा इकोसिस्टम की बात थी। हाउ डू यू सी दैट चेंजिंग? हाँ, तो चार्जिंग इंफ्रा में जैसा मैंने बोला कि अभी तक फोकस जो चार्जिंग इंफ्रा प्रोवाइडर्स की थी, उनका फोकस रहा था कि सिटीज़ कुछ सिटीज़ सेलेक्ट करके उसमें चार्जिंग इंफ्रा डालें। बट हम लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि एक्चुअली सिटी में तो कोई कस्टमर जो है वो पब्लिक चार्जिंग इंफ्रा बहुत ही कम यूज़ कर रहा है, यूटिलाइजेशंस कम है, क्योंकि लोग होम चार्जिंग से खुश हैं, क्योंकि 97% लोग होम चार्जिंग कर रहे हैं। तो उन लोगों ने फिर फोकस किया हाईवेज़ पर, क्योंकि हाईवेज़ पर आपको सही में ज़रूरत है। और फिर नई तरह की चार्जिंग इक्विपमेंट सोसाइटी में लगाना चालू किए, क्योंकि बहुत लोगों के पास फिक्स अपना पार्किंग लॉट नहीं है। तो उनके लिए एक जनरल चार्जिंग, सेमी पब्लिक चार्जिंग समझ लीजिए सोसाइटी के अंदर विद स्मार्ट चार्जर्स, जिसमें आप पे एज यू यूज़ कर सकते हैं। तो वो कर रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे बहुत बार अगर एक कार गई और वो चार्ज नहीं हो पाती है, जैसे इस तरह की इश्यूज़ आ रही हैं, तो उसमें कंपैटिबिलिटी की इशू होती है, इंटरऑपरेबिलिटी की इशू होती है। तो उस चीज़ को हम लोग चार्जिंग इंफ्रा प्रोवाइडर के साथ इस तरह से काम कर रहे हैं कि जहाँ भी ये प्रॉब्लम रिपोर्ट हुआ, उस चार्जर को फिर से हम लोग वैलिडेट करते हैं, और जो इंटरऑपरेबिलिटी लानी है, जो हमें चेंजेस करना है, उनको चेंजेस करना है, वो करके तो इस तरह से उस प्रॉब्लम को डील कर रहे हैं। बट अभी हम लोगों ने ये भी कहा है कि हम लोग ने जो चार्जर को टेस्ट किया है, वो चार्जिंग इंफ्रा मैन्युफैक्चरर्स को हम लोग दे रहे हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसी को यूज़ करें, ताकि इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आए। ओके। तो मुझे लगता है कि ये इनिशियल टीथिंग प्रॉब्लम्स हैं जो कि चली जाएंगी। और इसमें आप शॉपिंग की जो बात, जो नोटिफिकेशन आया है वहाँ पर अब क्या सभी कंपनियां आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं सिमिलर बैटरी टेक्नोलॉजी या देखिए, setup के लिए? फोकस जो शॉपिंग का है वो ज़्यादातर 2 व्हीलर और 3 व्हीलर में है, और बसेस में कुछ हद तक है। लेकिन कार मैन्युफैक्चरिंग में बैटरी टेक्नोलॉजी जो है, उसमें बैटरी टेक्नोलॉजी और पैक जो है बहुत ही डिफरेंशिएटिंग एलिमेंट है परफॉर्मेंस को लेकर। इसलिए एक हर मैन्युफैक्चरर अपने तरीके से उसको करना चाहता है। तो अभी तक हम लोग शॉपिंग पर काम नहीं कर रहे हैं, और हमें नहीं लगता है कि कार में एक बहुत ही सुविधाजनक ऑप्शन होने वाला है ये। जी। जैसे रेंज कार की बढ़ रही हैं, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, मुझे लगता है ये बहुत ही छोटे पीरियड के लिए इसका यूटिलिटी रहने वाली है, मुझे लगता है। ओके, अब आखिरी सवाल आइस इंजन से जुड़े हुए कि जो चिप शॉर्टेज की स्थिति अभी कैसी लग रही है? पिछले कुछ महीनों में अप डाउन चल रहा था और एक्सपेक्टेशन बदल रहे थे, अभी फ़िलहाल क्या स्थिति लग रही है? तो देखिए, Q2 Q3 के बनस्पत जो पिछले फाइनेंशियल ईयर की हैं, जब इंडस्ट्री जो है सप्लाई के कारण ज़्यादा सफ़र की थी सेमीकंडक्टर की, Q4 में हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखा। मैं बोलूँगा, ये तो नहीं बोलूँगा कि पूरे डिमांड को मीट करने लायक सप्लाई थी, बट 900,000 जो है एक नॉर्मल इंडस्ट्री का वॉल्यूम लेवल है, जो कि अचीव हुआ Q4 में। इस क्वार्टर में हम लोगों को प्रेशर दिख रहा है बिकॉज ऑफ जो सिचुएशन चाइना में आप देख रहे हैं, और जियोपॉलिटिकल इवेंट्स जो बाकी देश में, और इससे थोड़ा सा अनसर्टेनिटी हमें देखने को मिल रही है। तो अब देखना होगा, क्योंकि अभी जो विजिबिलिटी होती थी कुछ ज़्यादा हफ्तों की, वो कम हफ्तों की विजिबिलिटी दिख रही है। ठीक है। तो अनसर्टेनिटी अगर मैं बोलूँ Q4 से ज़्यादा दिख रही है। लेकिन वेटिंग पीरियड कम हुआ है गाड़ियों के ऊपर? वेटिंग पीरियड बिल्कुल कम नहीं हुआ है, क्योंकि डिमांड जो है उतनी ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जबकि सप्लाई में मोरलेस सिचुएशन Q4 के जितनी ही होने की उम्मीद है। अगर उससे हो सकता है कम भी हो, अगर सेमीकंडक्टर का सिचुएशन या चाइना में जो हो रहा है, या ओवरऑल जो सेमीकंडक्टर सप्लाई सिचुएशन अगर इम्प्रूव नहीं होता है, तो स्ट्रेस है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश, आपने वक्त दिया, और बेस्ट ऑफ लक इस नए प्रोडक्ट के लिए। उम्मीद है बहुत जल्द हम इसे चला पाएंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच।